Hello students, welcome back. This is your chemistry teacher Shalini Jain. Welcome to Blueprint Digital. पिछले वीडियो के अंदर हमने जो अभी तक करे हैं उसके अंदर एसिड, बेस, उनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, आज के वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस. स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि एसिड कितना स्ट्रांग है या बेस कितना स्ट्रांग है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो उसकी स्ट्रेंथ होती है. ठीक है, अब स्ट्रेंथ को क्या, हम उसकी ताकत को कैसे उससे लड़के थोड़ी ना आइडेंटिफाई करेंगे. तो उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है जिससे हम जज करते हैं कि हाउ स्ट्रांग द एसिड इज, हाउ स्ट्रांग द बेस इज. ठीक है, तो आइए एसिड और बेस की स्ट्रेंथ जानने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए. हमने बहुत सारे तरीके के इंडिकेटर्स पढ़े, natural indicators, synthetic indicators, olfactory indicators. There is another type of indicator that is universal indicator. यूनिवर्सल इंडिकेटर को आप पीएच इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं. पीएच पेपर के नाम से लिक्विड की फॉर्म में भी आता है और पेपर की फॉर्म में भी आता है. मैंने आपको लिटमस का भी बताया था कि लिटमस पेपर की फॉर्म में भी आता है और सॉल्यूशन की फॉर्म में भी लेबोरेटरी में मिलता है. तो ऐसे ही पीएच इंडिकेटर सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होता है और एक इसका डिवाइस भी होता है, पीएच इंडिकेटर डिवाइस, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पीएच को. ठीक है, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन आ जाती है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर्स विच गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंटायर पीएच स्केल. ये बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है. बहुत सारे इंडिकेटर्स कैसे हो गए, लिटमस, फिनोफ्थलीन, मिथाइनोलेज, मिथाइल फिनॉल. तो ये बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है. ठीक है, विच गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू ऑफ एंटायर पीएच स्केल. जो डिफरेंट कलर देते हैं डिफरेंट वैल्यूज पे पीएच की, पीएच स्केल के ऊपर. पीएच स्केल क्या होता है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. तो दिस इज अ काइंड ऑफ पीएच स्केल. ठीक है, इसकी रेंज 0 से 14 तक होती है. तो ये डिफरेंट पॉइंट यानी कि 0 से लेकर 14 तक अलग अलग पॉइंट पर हमारे को यानी 1, 2, 3 पर अलग अलग कलर शो करते हैं और कलर्स के हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो क्या है. और पीएच के अकॉर्डिंग हम जस्टिफाई करते हैं कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है, अब बात करते हैं पीएच की. पीएच क्या होता है, पीएच की फुल फॉर्म पहले समझते हैं. पीएच, पी का मतलब है यहाँ पर, पी मीन्स पोटेंस. पोटेंस का मतलब होता है पावर. पी में पी का मतलब है पावर और एच का मतलब है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. यानी कि pH इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो अगर आपको pH की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, व्हाट इज pH? pH इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. कितने हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज द pH ऑफ दैट सॉल्यूशन. ठीक है, तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतना उसका pH की स्ट्रेंथ हमारे को पता चलेगी. ठीक है, अब pH की स्ट्रेंथ कैसे मालूम होती है वो भी आपको मैं अभी बताती हूँ. ठीक है, पीएच स्केल फर्स्ट ऑफ ऑल वाज डिराइव्ड बाय सोरेनसन, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिराइव किया था. अब पहले इस पीएच स्केल को देखते हैं. मैंने आपको बताया पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक रेंज करता है. जो ये पॉइंट होता है 7, दिस इज न्यूट्रल. न्यूट्रल मीन्स नीदर एसिडिक नॉर बेसिक. तो ये न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है हमारा. ठीक है, 7 पे. अब जब हम 7 से नीचे की तरफ आते हैं, 0 की तरफ आते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है. एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. और जब हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो एल्कलाइन स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. ठीक है, तो 7 से 14 तक में जो अगर पीएच है किसी भी सॉल्यूशन का निकल कर आता है तो वो सॉल्यूशन क्या है, बेसिक इन नेचर. और अगर 0 से 7 के बीच में कोई निकल कर आता है दैट इज एसिडिक इन नेचर. और 7 तो हमारा न्यूट्रल हो ही गया. तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझिए कि 0 से लेकर 7 तक हमारा एसिडिक होता है सॉल्यूशन और 7 से लेकर 7 से ऊपर, ठीक है, बेसिक. और 7 पर है या 6.5 या 7.5, 7.2 भी हम उसको न्यूट्रल ही कंसिडर करके चलते हैं. ठीक है, अब जब 7 से नीचे की तरफ आ रहा है, जितना 1, 2, 3 इधर आएगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है. सो जितना कम पीएच उतनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. सो पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये कॉन्सेंट्रेशन का साइन होता है, कितने हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है. सो दिस इज pH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि pH कम है तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतना ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मैं फिर से बता देती हूँ, जितना pH कम होगा उतने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन. लेस pH यहाँ पर क्या है 1 2 3 इस तरीके से अरेंज करेगा, तो लेस pH मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, लेस pH मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होंगे मोर एसिडिक सॉल्यूशन. इसको मैं भी कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगी. मोर एसिडिक द सॉल्यूशन. तो ये चीज़ मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई होगी. ऐसे ही हम इधर जा रहे हैं, जिधर हम एल्कलाइन स्ट्रेंथ हमारी बढ़ रही है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से लेस एसिडिक, मोर द pH लेस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. अब एक चीज़ और चाहिए, क्या बेस के अंदर जो एल्कलीज होते हैं इनके अंदर हाइड्रोजन आयन बिल्कुल नहीं बनते हैं? भाई वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर भी तो थोड़े अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देगा. तो फिर आप ये सोच रहे होंगे ना कि मैं हाइड्रोजन आयन को क्यों कंसीडर कर रही हूँ बेस के अंदर या एल्कलीज सॉल्यूशन के अंदर. भाई जब आप किसी बेस को वाटर के अंदर डिसोसिएट करते हो तो क्या होता है, वो हाइड्रोजन आयन भी तो डिसोसिएट करता है वाटर. OH आयन तो करता ही करता है, OH आयन की स्ट्रेंथ तो ज़्यादा हो ही जाएगी क्योंकि बेस से भी आ रहे हैं और वाटर से भी आ रहे हैं. बट वाटर हाइड्रोजन आयन भी तो प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हाइड्रोजन आयन होंगे बट कम अमाउंट में होंगे एज कंपैरिजन टू एसिड. ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, तो आपको मालूम होना चाहिए. तो आपको ये नहीं बोलना कि बेस है तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन ही नहीं होंगे. हम उसी स्केल पर तो मेजर कर रहे हैं, ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कम हाइड्रोजन आयन होंगे, ज़रूर होंगे, क्योंकि वाटर भी हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करता है. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. लेस द pH मोर द हाइड्रोजन आयन, मोर द हाइड्रोजन आयन मोर एसिडिक द सॉल्यूशन. आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, तो ये pH स्केल आपको मैं अभी दिखाऊंगी भी, कलर डिफ्रेंसिएशन भी दिखाऊंगी, आपको कलर भी बताऊंगी इनका. तो पहले मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं कि pH का और एसिडिक स्ट्रेंथ का और एल्कली स्ट्रेंथ का कैसे रिलेशन बनता है. ओके स्टूडेंट्स, मैं ये pH और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ. इससे आपको आई होप सब ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझिए. अरेंज द pH इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. हमारे को ये सारे जो pH दिए हुए हैं 7, 9, 4, 11, 2, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के. pH दिए हैं हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के, इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकालना है. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है जिसका pH सबसे कम है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है, उसको हमारे को सबसे पहले लगाना है. तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है. मैंने आपको बोला था pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो सबसे कम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किसके पास होगी? ठीक है, यहाँ पर जितना एल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, ये मैंने चार्ट इसीलिए यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि जितना ज़्यादा एल्कलाइन सॉल्यूशन होगा उतनी कम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी. तो लोअर टू हायर जाना है, तो सबसे ज़्यादा एल्कलाइन सॉल्यूशन हमारा कौन सा होगा? 11. ठीक है, अब स्टूडेंट्स ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के चक्कर में आप ना पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें बहुत गड़बड़ कर देते हो. आपको ये नहीं समझ में आता ग्रेटर देन का लगाना है, लेस देन का लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो उसका सबसे कॉमन तरीका है यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए, ऑर्डर सही लिख दीजिए और कॉमा लगा दीजिए. हाँ जी, तो सबसे कम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होंगे जितना ज़्यादा एल्कलाइन सॉल्यूशन होगा. उससे कम कौन सा होगा? 9. उसके बाद हमारा ये न्यूट्रल, उसके बाद 4 और उसके बाद 2. ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया, ये एसिडिक हो गया, ये बेसिक या एल्कलाइन सॉल्यूशन हो गया. ठीक है, अब हमारे को हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पे लगाना था, यानी कि जितना ज़्यादा बेसिक उतना कम हाइड्रोजन आयन. तो हमारा इंक्रीज में हो गया. सबसे ज़्यादा किसका हुआ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन? जितना ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन है. तो मोर एसिडिक द सॉल्यूशन, ये चीज़ याद रखिए, मोर एसिडिक सॉल्यूशन मोर हाइड्रोजन आयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन एसिड क्या होता है? हाइड्रोजन आयन प्रोडक्शन जितना ज़्यादा डिसोसिएट करेगा. ठीक है, मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड लोअर pH.
सो pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली एल्कलाइन ये हो गया, उससे कम लेस एल्कलाइन ये हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये लेस एसिडिक हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप बता सकते हो। तो ये ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग में सबसे कम और डिक्रीजिंग में सबसे ज़्यादा वाला पहले आएगा और फिर उस ऑर्डर में अरेंज करते हैं। होप आपको ये पीएच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और कैसे इसको कोरिलेट करना है हाइड्रोजन आयन से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन एंड दे कलर विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। यहाँ आप स्क्रीन के ऊपर एक वो भी देख रहे हैं, कलर चार्ट मैंने आपको दे रखा है। ठीक है, तो जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ डिफरेंट सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट कलर देते हैं। अब जब हमको कलर होता है, हम कलर से आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका पीएच क्या है। हम पीएच का नंबर नहीं आता उनके ऊपर लिखा हुआ, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसका पीएच क्या है? विद द हेल्प ऑफ द कलर्स गिवन ऑन द विद द सॉल्यूशन यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड द सॉल्यूशन। अब एक चीज़ और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, बच्चे क्या होते हैं, लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन, ये सब जो इंडिकेटर्स है ये सिर्फ हमारे को ये बताते हैं कि द गिवन सॉल्यूशन इज वेदर एसिडिक और बेसिक। वो हमारे को ये नहीं बताएंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, ये कितना स्ट्रॉन्ग बेसिक है। तो उसकी स्ट्रेंथ को जानने के लिए, हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे ना, एसिड और बेस की। स्ट्रेंथ मतलब कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, कितना स्ट्रॉन्ग बेसिक है। अब एसिड स्ट्रॉन्ग भी होती है, वीक भी होती है, बेस स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं। तो उनका डिफरेंस आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे को किसकी जरूरत पड़ती है? यूनिवर्सल इंडिकेटर की। और यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे जज करता है? बाय द कलर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट कलर दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू द पीएच स्केल। तो पीएच स्केल हमारा रेंज करता है 0 से 14 और यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर ये आप देख रहे हैं सारे कलर्स जो है पूरा स्केल के अकॉर्डिंग कलर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर कलर बोलती जा रही हूँ, आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, एसिडिक रेड होता है, लिटमस वाला थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्यूशन रेड होता है, तो 0 होगा तो रेड, 1 2 3 स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक जो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, जैसे आप 1 और 2 दे सकते हैं उसका, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाती हैं तो pH 3 आता है, अदरवाइज 1 और 2 उनका pH रहता है। और अगर आपको क्वेश्चन में भी आपको ये हिंट दिया हो कि pH 1 2 है या 0 है, तो आप यही समझिएगा कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हो रही है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग एल्कली होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एसिडिक और यहाँ नीचे की तरफ एल्कलाइन। तो स्क्रीन के ऊपर आप देखते रहिए। ठीक है, यहाँ पर तो अगर pH 0 निकल कर आता है, डार्क रेड कलर है, बिल्कुल डार्क रेड कलर है, तो उसका pH होगा 0, देन रेड 1 2, ठीक है, देन ऑरेंज रेड 3, ऑरेंज 4। शेड कार्ड होता है, शेड कार्ड आप देख रहे हैं ना यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, तो 2 रेड कलर भी है, तो रेड के अंदर भी डिफरेंस आप देख रहे हैं 1 और 2 में। ठीक है ना, तो थर्ड में हो गया ऑरेंज रेड, 4 है pH। अगर ऑरेंज कलर आता है तो हम शेड कार्ड से मिलाते हैं, जो pH इंडिकेटर का ये जो शेड कार्ड है उससे हम pH को रेंज करते हैं। आप यहाँ पर पूरा शेड कार्ड देख सकते हैं। ठीक है ना, 5 ऑरेंज येलो, 6 ग्रीनिश येलो, 7 ग्रीन। ग्रीन इज द कलर ऑफ न्यूट्रल। अगर आपको कहीं पर भी हिंट मिलता है कि ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है, pH इंडिकेटर के साथ वो ग्रीन कलर दे रहा है, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है। देन 8 ग्रीनिश ब्लू, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा न्यूट्रल इंडिकेटर्स शो करते हैं, बिकॉज 6.5 और 7.5 के बीच तक भी न्यूट्रल इफेक्ट रहता है, जैसे हमारे ब्लड का भी pH होता है। ठीक है, ऐसे ही ग्रीनिश ब्लू, देन 9 पर ब्लू, 10 पे नेवी ब्लू, 11 पे पर्पल, 12 पे डार्क पर्पल, 13 पे वायलेट, 14 में वायलेट। अब लिटमस के साथ ब्लू कलर देता है, बट यहाँ पर आप pH इंडिकेटर में देख रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, उनका जो pH होगा वो 13-14 निकल कर आएगा। ठीक है, तो उनका कलर वायलेट होगा। तो अगर आपको बोला जाए कि स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो उसका pH 13-14 होगा, तो कलर क्या होगा? वायलेट। तो ब्लू नहीं लिखना है वहाँ पर। ठीक है, अगर पर्पल और वायलेट दिया हुआ है, ये ब्लू और पर्पल में दिया हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एल्कली कौन सा होगा? पर्पल वाला। और पर्पल से ज़्यादा कौन सा होगा? वायलेट वाला। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कलर शेड से। ये मैंने आपको कलर का पूरा यहाँ पर चार्ट दे दिया है। होप आपको अभी कलर से आइडेंटिफाई करना आ गया होगा कि pH को कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ।
पीएच का हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं ये आपके लिए लेकर आई हूँ पॉइंट वाइज, ताकि बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला है पीएच इन आवर स्टमक। हमारी स्टमक के अंदर जो पीएच होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ HCl एसिड। ये आप लोगों ने न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ा था, ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ा था कि HCl एसिड प्रोड्यूस होती है हमारी स्टमक के अंदर ताकि पेप्सिन को एक्टिवेट कर सके और बैक्टीरिया को किल कर सके और हमारे फूड के मीडियम को थोड़ा सा एसिडिक बना सके, ठीक है। तो अब वो क्या होता है कि कुछ अमाउंट तक तो ठीक है भाई, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है, पर जब एक्सेस में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने लग जाता है, कौन सी एसिड बनती है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जब ये बनने लग जाती है बहुत एक्सेस में, तो क्या होता है हमारे पेट में पेन और इरिटेशन होने लगता है, जिसे हम कहते हैं एसिडिटी हो रही है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से पेन होता है, जलन होने लग जाती है, ठीक है। अब इसको हम कैसे रिमूव करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एंटासिड। तो इसका रेमेडी आपसे पूछी जा सकती है कि कैसे रिमूव करते हैं इस पेन और इरिटेशन को, बाय द हेल्प ऑफ एंटासिड। एंटासिड्स क्या होते हैं ये भी आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, सब्सटेंसेज विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। जो उस एसिडिक सॉल्यूशन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं हमारी स्टमक के अंदर, उन्हें हम एंटासिड कहते हैं। एंटा एसिड, एसिड के अगेंस्ट काम करना। तो इसके दो एग्जांपल्स हैं, इन्हें लर्न कर लीजिएगा। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका केमिकल नेम है NaHCO3, एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, दैट इज द अदर नेम ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH, ठीक है। तो ये दो एंटासिड्स हैं। उसके बाद सेकंड है डिफेंस, सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी कुछ एसिड्स को इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। उसके अंदर एक नीटल प्लांट होता है, ये बुशी एरिया में पाया जाता है, फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है। नीटल प्लांट की जो लीव्स होती हैं ये हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती है मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पेन और इरिटेशन होने लगता है। अब आप कहोगे मिथेनोइक एसिड का कैसे पेन और इरिटेशन होगा, आपने बी स्टिंग, ठीक है, जब बी स्टिंग कर देती है आपको, हनी बी स्टिंग कर देती है, या एंट स्टिंग होता है, तो भी हमारे को पेन और इरिटेशन होने लगता है। बी स्टिंग में भी हमारे को लगता है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, फिर बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा, और उसकी वजह से स्वेलिंग भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये एंड जो होती है वो थोड़ी कम अमाउंट में करती है, बी जो होती है वो ज़्यादा अमाउंट में कर देती है, इसलिए ज़्यादा पेनफुल होता है। ऐसे नीटल प्लांट की लीव्स में भी होता है, ठीक है। अब इन सबको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसके इफेक्ट को कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसके इफेक्ट को रिमूव करने का तरीका है बाय यूजिंग, ऑब्वियसली जब ये एसिड है तो इसको कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, बेस से। जैसे हमने इस एसिड को कैसे न्यूट्रलाइज करा, बेस से, बिकॉज दीज टू आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो बेसिक होने की वजह से ही तो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर पाए। तो यहाँ पर भी जो मिथेनोइक एसिड है इसके इफेक्ट को हम कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, विद द बेस बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हम यूज़ करके, ठीक है। जैसे और उसके बाद जब भी एंट स्टिंग या कुछ करे तो एकदम से उसे बेकिंग सोडा से रब कर देना चाहिए ताकि उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। अब नीटल प्लांट जो है ये अपने लिए एक रेमेडी खुद रखता है, मतलब नेचर ने ऐसा रेमेडी बनाई है नीटल प्लांट के लिए कि इसके पास एक ना प्लांट होता है डॉग प्लांट, DOC डॉग प्लांट। अब जब अगर इसकी लीफ हमारी बॉडी पे लग जाए, ठीक है, तो ये डॉग प्लांट की लीव्स जो इसके आसपास ही कहीं पर जरूर मिलेगा, ठीक है, ये नेचर की तरफ से ही प्रोवाइडेड है रेमेडी इसकी। तो उसकी लीव्स को अगर हम उस जगह पे रब कर दें तो इसकी जो इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। पर अब वहाँ पर किसी को नहीं है आइडेंटिफिकेशन की कौन सा है डॉग प्लांट, तो उसके लिए हम बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पीएच में इन कॉजिंग टूथ डिके। हमारे जो टूथ डिके हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना उसमें कैविटीज़ हो गई, ठीक है, टीथ खराब हो गए, तो वो किस वजह से होता है। आप लोग बहुत चॉकलेट्स एंड टॉफ़ीज़ खाते हैं, जो ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं उनके टूथ में जल्दी डिके होता है। वो कैसे होता है, व्हेन वी ईट फूड कंटेनिंग शुगर्स, जिसके अंदर शुगर होता है, हालांकि हमारी फूड के अंदर भी शुगर होता है, पर वो उसके लिए भी हमारे को ये प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, ठीक है। अब वो प्रिकॉशन अभी मैं डिस्कस करूंगी आपसे। तो व्हेन वी ईट फूड कंटेनिंग शुगर, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ, हमारे माउथ में बैक्टीरिया होता है। भाई एयर ब्रीद इन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत बैक्टीरिया एयर के साथ भी अंदर चला गया, वाटर पी रहे हैं गलती से, अगर थोड़ा सा भी पॉल्यूटेड वाटर है तो उसके साथ बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म एसिड। ये जो बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, शुगर को कन्वर्ट कर देता है एसिड के अंदर। इट कन्वर्ट द शुगर इनटू एसिड। कौन कन्वर्ट कर देते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझना है, बैक्टीरिया कन्वर्ट द शुगर इनटू एसिड, और हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो फॉल हो जाता है 5.5 से नीचे। इट फॉल बिलो 5.5 कॉजिंग द टूथ डिके, एंड दिस इज द रीजन फॉर द टूथ डिके।
अब हमारे को इसमें प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए, आपको इसीलिए कहा जाता है अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए डेली, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस हमारे को ब्रश करना चाहिए डेली, ताकि हमारा जो टूथ डिके जो है ये बैक्टीरिया हमारे को हार्म कर रहे हैं ये हार्म ना करें, ठीक है। और शुगरी फूड जो हम ईट कर रहे हैं वो हमारे टूथ के अंदर स्टिक होकर ना रह जाए। अब जो हमारे को टूथपेस्ट भी लेना चाहिए, टूथपेस्ट हमारे को लेना चाहिए बेसिक इन नेचर, ठीक है, थोड़ा जो बेसिक हो, एल्कली हो उसके अंदर प्रेजेंट। दूसरा गागल करना चाहिए, हमारे को गागल करना चाहिए, गागल का मतलब क्या होता है, कुल्ला करना, ठीक है। गागल योर माउथ आफ्टर एवरी मील, ताकि जो भी फूड स्टिक हो गया आपके टूथ के साथ वो अलग हो जाए। अवॉइड ईटिंग स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, स्वीट्स चॉकलेट्स कम खानी चाहिए। मैं नहीं कह रही, मना कर रही हूँ कि बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, खाइए भाई, इंजॉय, आपकी पार्टी है, कोई आपके फ्रेंड ने गिफ्ट करा तो आप खाइए, बट अवॉइड करिए, डेली रेगुलरली इसको हैबिट में मत लाइए, ठीक है। दिस इज द बेसिक कॉज ऑफ, अब आप ब्रश मॉर्निंग में करें, इवनिंग में करें, पूरे दिन तो आपके साथ स्टक हो गया ना आपके टूथ के साथ, तो या तो इमिडिएटली जाकर आप वॉश करके आइए, ठीक है, गागल करिए अपने माउथ को। सो दिस इज द कॉज ऑफ टूथ डिके। उसके बाद है पीएच ऑफ द सॉइल। अब क्या होता है, एसिड रेन की वजह से जो एसिड रेन होती है बहुत सारे स्टैचूज वगैरह वुड को तो हार्म करती है, हमारी सॉइल को भी हार्म करती है और हमारे वाटर बॉडीज़ को भी हार्म करती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो पीएच होता है सॉइल का वो चेंज हो जाता है। देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छा ग्रो करते हैं न्यूट्रल सॉइल के अंदर, ना तो ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए सॉइल, ना ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए, ठीक है। अगर एसिडिक होगी तो भी हार्मफुल, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे न्यूट्रलाइज करना पड़ता है एसिडिक सॉइल को, और बेसिक होगी तो हम उसके अंदर फिर थोड़े से फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर एसिडिक हो जाती है, और एसिडिक किसकी वजह से होती है, एसिड रेनफॉल होने की वजह से, तो अगर सॉइल ज़्यादा एसिड हो जाती है तो हमारे को किस चीज़ से ट्रीट करना चाहिए, ये 3 नाम याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये सॉइल के अंदर डाले जाते हैं सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ये 3 में से कोई नाम दिया हो कि हम सॉइल में क्यों ऐड करते हैं, तो आपको बताना है कि ड्यू टू एसिड रेन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस, देयरफॉर टू न्यूट्रलाइज the acidity of the soil we add these substances। अब ऐसे ही सेम चीज़ एक्वाटिक लाइफ के साथ भी होती है, उनके लिए बहुत हार्म कर देती है एसिड रेन। ड्यू टू एसिड रेन पीएच ऑफ वाटर बॉडीज रीचेज 5.6, वहाँ का भी पीएच कम हो जाता है एसिड रेन की वजह से। अब जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं अगर उनका पीएच कम हो जाएगा तो क्या होगा, एक्वाटिक लाइफ के लिए हार्मफुल, भाई है तो वो भी लिविंग थिंग, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, हार्म तो उनको भी करता है, ठीक है। देन हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। एक्वेटिक लाइफ के लिए अगर आपसे पूछा जाए या वाटर बॉडीज़ के लिए पूछा जाए न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का नाम लिखना है। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्यों, क्योंकि इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, और वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता तो ये वाटर बॉडीज़ जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनकी बॉडी में भी नहीं जाएगा। तो अगर डिजॉल्व हो जाएगा तो वो इसको अंदर इनटेक कर लेंगे, तो उनके लिए हार्मफुल है। तो हम कैल्शियम कार्बोनेट वाटर बॉडीज़ के लिए क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। और ये तीनों सब्सटेंसेस हम किस लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज दे कैन न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। तो बस वाटर बॉडीज़ के लिए अगर आपको पूछा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट का नाम लिखना है, ओके। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ में लास्ट हमारा टॉपिक है पीएच ऑफ मिल्क। इसके ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं स्पेसिफिकली ये डिस्कस करूंगी आपसे, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच होता है 6, पहले तो ये चीज़ समझिए, ठीक है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास ही होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होता। तो फ्रेश मिल्क का पीएच 6 होता है। जो मिल्कमैन होते हैं वो उसके अंदर थोड़े अमाउंट में बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं। बेकिंग सोडा जो होता है वो अल्कलाइन होता है नेचर से। अब मिल्कमैन ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों ऐड करते हैं भाई। अब बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो पीएच है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो मिल्क है वो थोड़ा सा अल्कलाइन हो जाएगा। पीएच इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, अल्कलाइन हो गया मिल्क, ठीक है। अब मिल्क अल्कलाइन हो गया तो दिस विल नॉट अलाउ द मिल्क टू टर्न सार। सार का मतलब क्या हुआ, खट्टा होने से, खराब होने से, मतलब उसमें लैक्टिक एसिड को बनने से रोकता है। आपको मैं बता दूं कर्ड या सार मिल्क में आपको पीछे भी बता चुकी हूँ, एसिड वाले जहाँ पर मैंने आपको पीएच नोट करवाए थे, जहाँ पर मैंने आपको उनका नेचर कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सार मिल्क होता है और जो कर्ड होता है उसके अंदर कौन सी एसिड बनती है, लैक्टिक एसिड। तो बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है, उसका पीएच राइज कर जाएगा। जब पीएच राइज कर जाएगा तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड नहीं बनेगी। लैक्टिक एसिड कब बनती है, जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। व्हेन मिल्क कन्वर्ट्स इनटू कर्ड तो इट फॉर्म्स लैक्टिक एसिड, या फिर मिल्क सार हो जाता है, खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है, ठीक है। तो
तब इसमें लैक्टिक एसिड बनती है। तो इसको रोकने के लिए मिल्कमैन इसमें ऐड कर देते हैं बेकिंग सोडा। अब ड्यू टू दिस रीजन द मिल्क मिक्स विद बेकिंग सोडा टेक्स लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। अब ये वाला जो मिल्क होता है जिसके हमने अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया हुआ है, ठीक है, इससे अगर हम कर्ड बनाना चाहेंगे तो इस वाले मिल्क से जिसमें बेकिंग सोडा ऐड हुआ है इससे कर्ड में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों? क्योंकि इसका पीएच हम जो है इंक्रीज कर चुके हैं, एल्कलाइन बना चुके हैं इसको, तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। तो दिस इज द रीजन। तो बात कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। पहली चीज तो pH 6 और हम इसका जो pH इंक्रीज कर देते हैं, एल्कलाइन बना देते हैं मिल्क को बाय एडिंग बेकिंग सोडा। अब उसकी वजह से ये दिक्कत करता है ये मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होने में, क्योंकि वो एल्कलाइन हो गया। और कर्ड कम बनेगा जब इसके अंदर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब ये लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होने के लिए यानी कि एसिडिक होने के लिए इसके pH को लो होना पड़ेगा, तो ये डिफिकल्टी शो करता है कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए। तो आपको क्या बताना है? इट बिकम्स एल्कलाइन इन नेचर। ओके, आई होप आपको इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच समझ में आ गया होगा। इस पर बेस रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाली हूँ सॉल्ट्स, उनकी फॉर्मेशन और आपके सिलेबस में जो सॉल्ट हैं। कंपलसरी क्वेश्चन आता है सॉल्ट के अंदर से, तो वो आपको डेफिनेटली 3 मार्क्स में भी मिल सकता है, 5 मार्क्स में भी मिल सकता है, पर एक कंपलसरी क्वेश्चन उसमें से आपको ज़रूर मिलेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस वीडियो को मिस नहीं करना है। और अब आपको क्या करना है? सबसे पहले इसे लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है हमारे चैनल को, प्लीज़ ब्लूप्रिंट डिजिटल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बहुत ध्यान से इन सारी इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ को पढ़ें, अपना ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि एक हेल्दी माइंड जो होता है कहाँ पर स्टे करता है? एक हेल्दी बॉडी के अंदर। तो अपनी बॉडी का भी उतना ही ध्यान रखिए जितना अपने माइंड का ध्यान रखना है। थोड़ा सा मेडिटेशन 5 मिनट्स के ज़रूर करा करिए, आपको थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ओके, बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।